हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरसू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे ये आर्टिकल्स जिसको आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हो। मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ, एक आइडिया दे देती हूँ कि व्हाट वी विल बी डूइंग एंड जो आप अपना आधा घंटा यहाँ देने वाले हो, व्हाट ऑल विल बी कवर्ड, सो दैट यू स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। हम बात करेंगे रायमोना नेशनल पार्क की, कहाँ पड़ता है। इसी के साथ साथ देर इज़ वन स्पीशीज इन न्यूज, तो दोनों को क्लब करके साथ में देखेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देन विल डिस्कस CCTNS शॉर्ट फॉर्म, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, आपके GS पेपर 2 से इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज होपेक्स कौन से दो देशों के बीच में होती है एंड एवरीथिंग अबाउट इट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, वाई इट इज इन न्यूज, दैट कॉन्टेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल एज दिस स्कीम और दिस इनिशिएटिव। यू कैन से पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से लिंक कर सकते हो, एडुकेशन के टैग में इसको ऐड कर सकते हो। Then we'll discuss a editorial reimagining अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो मैप में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखेंगे, बट जस्ट फॉर अ रेफरेंस। लेकिन आपके लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है अच्छे से कवर करना है। अच्छा, कौन सी डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री, इट्स अप टू यू। बेसिकली कहने का मतलब है कि आपको देखना है, जैसे 4 ऑप्शंस आ गए तो फाइंड इट आउट कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करने वाली लाइन कौन सी डिग्री वाली है। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, इनकी अरेंजमेंट आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं मैप में, ओवरऑल इसको देखना है, यही आज आपका होमवर्क है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हैव अ लुक ओवर इट क्लोजली इन द मैप इन डिटेल, ठीक है। सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और एनी अदर एग्जाम, and do refer to them so that we have an extended family. So let's begin I think with the session. channel जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। Siro, a team of scientists recorded this species at 96 मीटर above the mean sea level। कहाँ पर बेसिकली देखा है, रिकॉर्ड किया है? आसाम के रायमोना नेशनल पार्क के अंदर। नया नाम लग रहा है ऐसा, तो यूजुअली हम आसाम के जो मेन नेशनल पार्क्स होते हैं वो देखते हैं और छुट्टी कर देते हैं, वो नहीं करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड विल डिस्कस अबाउट दिस स्पीशीज ऑल्सो। तो इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम। रायमोना नेशनल पार्क की पहले बात कर लेते हैं। आसाम में है ये नेशनल पार्क, इंडो भूटान बॉर्डर के पास में पड़ता है, राइट। सो अगर आप बाउंड्री देखोगे इसकी, सो दिस नॉर्दर्न पार्ट, जो अगर ये नेशनल पार्क का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो शेयर कर रहा है बॉर्डर विद इंडो भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर, जो शेयर कर रहा है विद सेंचुरी ऑफ भूटान, दैट इज फिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सेंचुरी कहाँ, कौन किसकी है? भूटान की है। ये नेशनल पार्क आसाम का है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नेशनल पार्क का इससे बॉर्डर लगता है भूटान के साथ। और साथ ही साथ एक नदी जो इससे जुड़ी हुई है वो कौन सी है, जो एक इंटर स्टेट बाउंड्री रिवर है वेस्ट बंगाल और आसाम की। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, संकोश रिवर। सो दिस रिवर अलोंग विद द इंटर स्टेट बाउंड्री ऑफ, बेसिकली ये वो कह रहे हैं कि इट इज मार्क, जो ये नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, इट इज मार्क्ड बाय दिस संकोश रिवर अलोंग विद द इंटर स्टेट बाउंड्री ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आसाम फ्रॉम द इंडो भूटान बॉर्डर। तो ये जो ना, यहां से आपको क्या पिक करना है, ये नदी का नाम, ये नेशनल पार्क। सो जो बाउंड्री है इसकी, नॉर्दर्न बाउंड्री, वो आपको फिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ लगती है। वेस्टर्न बाउंड्री जो है दैट इज मार्क्ड बाय संकोश रिवर एंड द इंटरस्टेट बाउंड्री बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड असम ऑल्सो, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडो भूटान बॉर्डर। इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो आपको देखो, रिवर का नाम है एक सरल भंगा रिवर, राइट, विच फ्लो साउथवर्ड फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट इन भूटान। तो वो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बना लेती है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, याद कर लीजिए नदियों के नाम। वेजिटेशन यहाँ पर आपको मॉइस्ट सॉल्ट फॉरेस्ट एंड सब हिमालयन हाई एल्यूवियल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सवाना फॉरेस्ट, मॉइस्ट मिक्स्ड रेसिड्यूस फॉरेस्ट, ये सब देखने को मिलेंगे। फ्लोरा बेसिकली
This park flourishes with myriads of orchid species and tropical rainforest, riverine grasslands, golden langur, clouded leopard, ये आपको रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट्स, ये आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे. अब रही बात इस पर्टिकुलर स्पीशीज की, मेनलैंड सिरो एक मैमल है जो थोड़ा सा मतलब इट लुक्स लाइक अ मिक्स बिटवीन अ गोट एंड अ एंटीलोप. गोट एंड एंटीलोप. IUCN के हिसाब से इट इनहैबिट्स एन एरिया दैट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 to 3000 मीटर. यूजुअली इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो ये आपको इंडो भूटान बॉर्डर के पास देखने को मिलते हैं, स्पेशली इस विप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एंड रॉयल मानस नेशनल पार्क के पास मिलेंगे. इस एनिमल की 3 और स्पीशीज भी हैं, जापानीज सिरो, रेड सिरो एंड ताइवान और फॉर्मोसन सिरो. ठीक है, जैसे रेड सिरो है वो भी आपको ईस्टर्न इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में देखने को मिलेगा. IUCN स्टेटस में वल्नरेबल है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल. न्यू क्रिमिनल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन से पहले, अहेड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉज, एट लीस्ट 23 मॉडिफिकेशन हैव बीन मेड. किसके अंदर? टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS. क्या है CCTNS? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम. सिंपल टर्म में समझते हैं. It was conceptualized, it was a project you can say by Ministry of Home Affairs. तो सबसे पहले तो Ministry of Home Affairs इससे जुड़ी हुई है. ठीक है जी. तो ये 2009 में ये शुरू हुआ था अंडर नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान और इसको इम्प्लीमेंट किया गया एज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट सिंस 2009. इसका पर्पस क्या है कि आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, दैट इज इंटीग्रेटेड. पर्पस क्या है? फॉर बेटर पुलिसिंग एट द पुलिस स्टेशन लेवल. सो इसके गोल्स क्या हैं? एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है दैट एम्स टू पुट इन प्लेस अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम. किसके लिए? ताकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हो एट पुलिसिंग एट द पुलिस स्टेशन लेवल. जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनको कनेक्ट करना यूजिंग दिस कॉमन सॉफ्टवेयर, ऐसे लगा लीजिए. ठीक है जी, अंडर दिस कॉमन एप्लीकेशन. और क्या करेगा ये? इट विल हेल्प यू विद इन्वेस्टिगेशन, डेटा एनालिसिस, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सिटीजन्स. You will make crime and criminal records available at one police station that can be accessible to any other police station also. So that is the agenda of it. जितने भी लोग हैं, it allow people to report complaints, to track complaints, right, and request police verification for things like job applications and basically citizen service के लिए भी ये यूज है. इसका गोल है एक. So it aims to modernize police work, टू स्ट्रीमलाइन पुलिस वर्क बाय मेकिंग कि इंफॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हो वो और ज़्यादा ईजी हो जाए और एक्सेसिबल हो जाए. सो द रिकॉर्ड्स ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स दैट आर अवेलेबल एट वन पुलिस स्टेशन, वो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है दूसरे स्टेशन का वो भी एक्सेस कर सकता है. सिटीजन फ्रेंडली है, मोर ट्रांसपेरेंट है एंड इट इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज ऑल्सो, राइट. So it improves police functioning basically in various other areas also, law order help maintain करने के लिए, traffic management में. So these are the objectives. क्या objectives है? Citizen friendly and transparent police हो गई. दूसरा, you are using technology where you can improve the services. अच्छा, crime report करना, complaints track करना, ये सारा कुछ भी इसके अंदर आ गया. इसका objective है. It is basically it helps in investigation also. You provide police officers with that technology, with that tool and information, ताकि criminals को पकड़ने में, crime investigate करने में मदद हो जाएगी. Police work in areas like law and order, traffic management जैसे मैं बात कर रही थी, so it helps in improving the police functions. Information sharing हो जाती है, better police management हो जाती है. Cases का you track the progress of those cases, including those also that are in the court. तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो डुप्लीकेट नहीं होगी, मैनुअल और ज़्यादा नहीं होगी. इट विल मिनिमाइज, इट विल रिड्यूस पेपर वर्क, राइट. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. नाउ
National Crime Records Bureau is the central nodal agency that would manage this system. तो हमारे लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लगा लीजिए. इट एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन. 1986 के अंदर इट वॉज एस्टैब्लिश. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आती है. एंड इट हेल्प्स, बेसिकली कैसे लगा लो, इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन on crimes and criminals. It helps police officers by providing that data to trace the crimes and criminals. So, Tandon Committee की recommendation पे it was established. National Police Commission was established and a Home Ministry Task Force. So, it based on the recommendations of Tandon Committee, National Police Commission and Task Force of Home Ministry इसको set up किया गया. ठीक है जी. किस लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मैंने आपको बता ही दिया. डेटा, क्राइम डेटा को एनालाइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है. वी हैव दिस सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो दैट इज अंडर एनसीआरबी, दैट स्टोर्स ऑल फिंगरप्रिंट्स इन द कंट्री, रिपोजिटरी ऑफ ऑल द फिंगरप्रिंट्स. इंडिया में जो क्राइम हो रहा है, तो क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ्स, सुसाइड्स, प्रिजन स्टेटिस्टिक्स, वो सब कुछ एनसीआरबी कंपाइल करता है एंड पब्लिशेस नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो. ठीक है. इट ऑल्सो असिस्ट वेरियस स्टेट्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्प स्टेट्स इंप्रूव देयर कैपेबिलिटीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सीसीटीएनएस में, फिंगरप्रिंट्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स. सो ये सब कुछ इसका काम है. किसका काम है? एनसीआरबी का. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाल ही में एक हमारी एयरफोर्स इंडिया की और एक इजिप्ट की एयरफोर्स, इजिप्टियन एयरफोर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन दी एक्सरसाइज दैट इज होपेक्स 2024. सिंपल सा सवाल बनता है कि होपेक्स 2024 एक्सरसाइज कौन से दो देशों के बीच में होती है? एक तरफ इंडियन एयरफोर्स और एक तरफ इजिप्टियन एयरफोर्स. ये 4th जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और इजिप्टियन एयरफोर्स की. 21 से 26 जून को ये हुई. कहाँ हुई? इजिप्ट के अंदर हुई, ताकि दोनों देशों के बीच में रीजनल कोऑपरेशन और हो. यू स्ट्रेंथन योर दीज लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, राइट. सो ये इसका मकसद होता है, कोऑपरेशन बढ़ाना. इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग इट्स राफेल फाइटर जेट्स एंड साथ ही साथ C-17 ग्लोब मास्टर एंड IL-78 टैंकर प्लेन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. ठीक है जी. बहुत ही बेसिक है. प्रीलिम्स में सिंपल स्टेटमेंट बन सकती है, यहाँ से ऑप्शन बेस्ड सवाल पूछ सकते हैं. मतलब उनकी मर्जी है, वो कैसे भी पूछे, यहाँ से सवाल बन सकते हैं. इजी है, नो रॉकेट साइंस, बस याद करने की बात होती है. कोई भी एक्सरसाइजेस हो, A4 शीट लो, एक्सरसाइज का नाम लिखो, कौन से दो देशों के बीच में होती है वो लिखो, राइट. एयरफोर्स की एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज, आर्मी, ये सारी एक्सरसाइज आपको दो देशों के बीच में कौन कौन सी है, एयर वाली कौन सी है, आर्मी की कौन सी है, नेवी की कौन सी है, वो तीनों मालूम होनी चाहिए आपको. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. लद्दाख बन गई है वो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम. तो इसमें दो बातें हैं. एक तो 4 ऑप्शंस आ जाएंगे. यूपीएससी में तो खैर पता होना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी स्टेटमेंट डायरेक्ट बन सकती है कि अच्छा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इन इंडिया टू इंश्योर कि ये दे हैव फुली फंक्शनल लिटरेसी. यूपीएससी डेप्थ में जाएगी थोड़ा सा, वो इस प्रोग्राम के बारे में भी पूछेगी, 3 स्टेटमेंट्स डाल देगी हैवी, राइट. सो लद्दाख पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है इंडिया के अंदर टू इंश्योर कि एवरी रेजिडेंट वहां पर दे अचीव functional literacy through this particular initiative program, New India Literacy Program. Functional literacy मतलब बेसिक रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी स्किल्स जो आपके एवरीडे एक्टिविटीज के लिए जरूरी है. ठीक है. तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, द अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, एक इसकी फुल फॉर्म है. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 2022 से 2027 तक इम्प्लीमेंट करी जाएगी. ये स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करती है.
ठीक है, इसका मकसद ये है कि जो एडल्ट्स हैं 15 या 15 से ऊपर के, जिनकी स्कूलिंग दे मिस्ड आउट, उनको हेल्प करना, टू टीच देम बेसिक लिटरेरी स्किल्स, ताकि वो सोसाइटी में बेटर इंटीग्रेट हो पाए और कंट्री की डेवलपमेंट में उनका भी योगदान दे पाए। तो इस स्कीम के 5 मेन पार्ट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी मतलब बेसिक रीडिंग राइटिंग मैथ स्किल्स, ये सब। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एवरीडे लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो। बेसिक एजुकेशन, वेरियस सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन, फंडामेंटल एजुकेशन। वोकेशनल स्किल्स मतलब practical skills that are needed for any specific job or career, that way. And continuing education मतलब it allow the learners to keep learning, to keep improving their knowledge even after they complete their basic education. तो यहाँ पर we have Ullas app that helps the learners and volunteers to register easily. sign up कर लीजिए यहाँ पर, right? और एक इट एक्ट्स एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पर लर्नर्स जो हैं दे कैन एक्सेस वाइड रेंज ऑफ लर्निंग मटेरियल, उनको मिल जाएगा यहाँ पर थ्रू दीक्षा पोर्टल ऑफ एनसीईआरटी। अब ये दीक्षा पोर्टल क्या है? एक नेशनल प्लेटफॉर्म है दीक्षा पोर्टल, जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए बनाया गया। मतलब पहले तो कुछ फैक्ट्स देख लो, इट इज मैनेज्ड बाय एंड एवरीथिंग। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, एनसीईआरटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। Via online platform, you are providing the educational content, textbooks हैं, videos, quiz, बाकी जितना भी learning material है, you are providing both online platform पे भी and through this mobile app also. So ये portal operate करता है on principles like open architecture, open access, open licensing, choice and autonomy, right? So open source technology, using that it is built. अब इसके फीचर्स क्या है? दीक्षा यूजेस मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, जिसमें इट इंक्लूड्स लाइक एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, कंटेंट क्रिएशन टूल्स, चैटबॉट है फॉर असिस्टेंस, क्वेश्चन बैंक हो गया, टू ट्रैक योर प्रोग्रेस देयर इज प्रॉपर एनालिटिक्स, डैशबोर्ड्स है फॉर मॉनिटरिंग। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस पोर्टल. It offers you resources to support children with special needs. Audio books हैं, Indian Sign Language videos हैं, dictionary है that is designed to assist in learning, right? That is what Diksha portal is. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं with the last article of today's session, that is an editorial. अंडमान एंड निकोबार के बारे में बात करते हैं आज। पहले तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया था, इसको देखने से पहले ज़रूर देखो कि अच्छा वो कौन सी डिग्री लाइन है जो अंडमान को निकोबार से अलग कर रही है। आपको नॉर्थ साउथ पूरा अलाइनमेंट मालूम होना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया सेफ्टी इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो सिक्योरिटी पर्पज से भी और ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव करने के लिए प्लान है टू डेवलप दैट पर्टिकुलर रीजन। सो देयर इज अ प्रोजेक्ट Holistic Development of Great Nicobar Island. Holistic Development. यहाँ पर थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स आ गए क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट को ये टेंशन है कि इट माइट हार्म दी आइसलैंड्स स्पेशल एनवायरमेंट एंड द ट्राइब ऑल्सो दैट इज लिविंग देयर। विच ट्राइब? प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है, शोम्पेन ट्राइब, राइट? तो हमारे लिए यहां पर हम जो पढ़ेंगे आज, जो हम डिस्कशन करेंगे, रादर मेक श्योर यू हैव पेन एंड पेपर विद यू सो दैट यू राइट डाउन द पॉइंट्स। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की क्या सिग्निफिकेंस है? ये आपका इंडिया है, ठीक है, यहां पढ़ रहा है, सॉर्टेड है, ये इंडियन ओशन रीजन है। इस एरिया की, इस आइलैंड की क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो इसकी लोकेशन, मेनलैंड इंडिया से मतलब दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड 1300 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड इंडिया। मतलब आप लगा लीजिए इट इज गिविंग इंडिया अ क्रूशियल प्रेजेंस इन बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट स्ट्रेटेजिक पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशन है ऐसी दैट अलाउज इंडिया टू मॉनिटर, टू कंट्रोल द मैरीटाइम
इंपॉर्टेंट मेरीटाइम चौक पॉइंट्स, जैसे मलक्का स्ट्रेट है। तो मेरीटाइम अवेयरनेस, सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट? Yeah, so by extending India's exclusive economic zone, these islands will offer you access to various marine resources, minerals. दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ की इंडिजीनियस ट्राइब, इट इज होम टू, दैट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। शॉम्पन ट्राइब मैंने आपको बताया, दे हैव देयर यूनिक कल्चर, राइट? बहुत सुंदर सुंदर बीचीज हैं, कोरल रीफ है, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है, जो कि इको टूरिज्म के लिए बिल्कुल आइडल है। तो इट कैन बूस्ट इंडियाज इकोनॉमी थ्रू रिवेन्यू जनरेशन होगा, जॉब क्रिएशन होगी, राइट? डिफेंस और नेवल पावर के लिए भी इसका एक सिग्निफिकेंस है। इट इज प्रोवाइडिंग यू अ बेस फॉर प्रोजेक्टिंग नेवल पावर इन द इंडियन ओशन, क्योंकि जिस तरह से चाइना की इंक्रीजिंग नेवल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं आसपास, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा, तो वहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटी this particular location has its own strategic significance, right? So overall, Andaman and Nicobar Island play a multifaceted role, आप बोल सकते हो। मतलब डिफेंस में भी, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग से लेके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके, कल्चरल प्रिजर्वेशन जो ट्राइब का है, तो ये एक बहुत क्रूशियल रोल और एक आई वुड से कि इसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन यहाँ चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, दिक्कतें कहाँ हैं, जो अभी आर्ग्यूमेंट उठा है इस नए प्रोजेक्ट को लेकर? चैलेंजेस ये हैं कि सबसे पहले तो एनवायरमेंटलिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये आइलैंड अपने आप में दे हैव ए यूनिक इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। तो यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन डेवलपिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पर्पस के लिए है, दूसरी तरफ आपका एनवायरनमेंट जो है, यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट एज वेल, क्योंकि बहुत सी एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पर भी हैं, लेदर बैक टर्टल्स हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स इनको, जैसे जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हो गए, लाइक दिस गलाथिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, दे विल हैव एन इम्पैक्ट ना। दूसरा, यू हैव टू प्रिजर्व द इंडिजीनियस ट्राइब्स, प्रोटेक्टिंग देयर कल्चर, देयर राइट्स, सेंटिनलीज, ऑन्स, जरावाज, ये सारी ट्राइब्स हैं यहाँ की। तीसरी बात ये है कि हम स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो बोल रहे हैं, लेकिन जो रिमोट लोकेशन है, साथ ही साथ जो टेरेन यहाँ पर है, दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग। फ्रीक्वेंट सिस्मिक एक्टिविटीज, इट विल मेक योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिफिकल्ट ऑल्सो। यू हैव टू फाइंड स्किल्ड लेबर, इंश्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैन विदस्टैंड योर नेचुरल डिजास्टर्स। और ये कि लो लाइंग आइलैंड है, तो अंडमान एंड निकोबार बिकम्स वेरी वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, स्पेशली दोज राइजिंग सी लेवल्स, right? And despite their strategic location, there are gaps in the islands surveillance network, island के surveillance network में, right? So you need to have more sophisticated network of radar stations, UAVs. क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप नोट डाउन कर सकते हो। सो व्हाट कैन यू डू? फर्स्ट पॉइंट, राइट इट डाउन कि सी यू एस्टैब्लिश अ सेंटर, इंडिजीनियस नॉलेज इंटीग्रेशन सेंटर, मतलब एक ऐसा सेंटर दैट कंबाइंस योर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ इंडिजीनियस ट्राइब्स विद मॉडर्न साइंस, जो जहां पर आप हर्बल मेडिसिन के अंदर भी और एडवांसमेंट कर पाओगे, फिर सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री होगी, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर हो जाएगा। सो फर्स्ट यू कैन राइट डाउन इज द इंडिजीनियस नॉलेज इंटीग्रेशन सेंटर, दैट कैन बी अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्कतें सबको पता है, ठीक है? यू क्रिएट अ स्पेशल इंक्यूबेटर फॉर स्टार्टअप्स जो फोकस करे ऑन मेरीटाइम टेक्नोलॉजीज, ओशन कंजर्वेशन, सस्टेनेबल आइलैंड डेवलपमेंट, राइट? दैट कैन ऑल्सो बी अ सोल्यूशन। यू एस्टैब्लिश कल्चरल सेंचुरी जोन, बफर जोन हो सकते हैं। इम्प्लीमेंट सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, राइट? मतलब you convert your organic waste into fertilizer, upcycling the plastic waste into building materials, right? Establish underwater research stations so that you can study deep sea ecosystems, right? There can be number of
solutions to that. Ecotourism, space launch site. So what else you think can be done? Do write it down in the comment section. जो भी बोला है बस उसके पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स आपको काम आएंगे वाइल फ्रेमिंग योर आंसर. जिन्होंने नहीं नोट करे हैं, डोंट वरी, वीडियो आपके पास है, थोड़ा सा रिवाइंड करें एंड राइट डाउन दीज पॉइंट्स. एटलीस्ट किसी भी टॉपिक के 6-7 पॉइंट्स अपने हाथ में रखो. ठीक है जी, इस सेशन के लिए इतना ही. विल मीट यू इन अदर सेशन with other articles. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning, all the best. Thank you.